अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे मैक्सवेल्स रिलेशन की। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक दफ़ा आपको एक इक्वेशन की पार्ट की समझ आ जाएगी तो बकिया तीनों इक्वेशंस उसी मेथड से फुलफिल होंगी। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम मैक्सवेल रिलेशन की टोटल चार रिलेशंस, चार फार्मूलाज जो हैं वो हम इसके स्टडी करेंगे। ये साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, इन्होंने फर्स्ट टाइम इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट किया और इसके अकॉर्डिंग बेसिकली चार चीज़ों पर हम इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं और इस इक्वेशन को हम इन चार फंक्शन से डिराइव करते हैं। तो उनमें सबसे पहले बच्चों हमारे पास आता है दैट इज योर टोटल इंटरनल एनर्जी। इसके बाद आती है इंथैल्पी। नंबर थर्ड पे आती है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एंड द लास्ट वन इज योर गिब्स फ्री एनर्जी। इन चारों से जो भी हमारे पास रिलेशन निकलेगा हम वन बाय वन करके इन चारों फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए मैक्सवेल रिलेशंस को डिराइव करेंगे। और इन रिलेशंस को डिराइव करते वक्त हमें दो तरह के वेरिएबल्स हम लेंगे, जिनमें एक हमारे नेचुरल वेरिएबल्स होंगे और दूसरे हमारे मैकेनिकल नेचुरल वेरिएबल्स होंगे। जो सिंपल थर्मल नेचुरल वेरिएबल्स होंगे उनमें टेम्परेचर और एंट्रोपी का रिलेशन होगा, जबकि दूसरे में हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन होगा। अब जो मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन है इसका बच्चों हमें क्या एडवांटेज है, इसके जरिए हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वांटिटीज को के लिए ये फायदेमंद होती हैं, जिनको नॉर्मली हम मैयर नहीं कर सकते। इसके मुकाबले में जो दूसरी तरफ इक्वेशन के जो डाटा हासिल होता है उनको हम मैयर कर सकते हैं। तो एक इजीली मैयर एबल क्वांटिटी से हम ऐसी क्वांटिटी को मैयर कर सकते हैं जिनको नॉर्मल हालात में मैयर करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। तो मैक्सवेल रिलेशंस इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और अब आज के लेक्चर में हम इन चारों रिलेशंस को कैसे ड्राइव करेंगे और इन रिलेशन की डेरिवेशन के लिए हम वन बाय वन करके इन चारों फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे, जिनमें बच्चों सबसे पहला हमारे पास जो फंक्शन आएगा दैट इज योर इंटरनल एनर्जी। अब ये जो इंटरनल एनर्जी है इसके लिए आपने ये इक्वेशन अकॉर्डिंग टू देयर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखी है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि डी क्यू की वैल्यू आपकी इक्वल होती है डी ई प्लस डी डब्ल्यू के। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, इसको बच्चे मैं थोड़ा सा एडजस्ट करती हूँ। तो इसके अंदर आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है जी, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये इक्वेशन हासिल हो रही है। क्योंकि हम ये मैक्सवेल रिलेशन सबसे पहले किसको इस्तेमाल करके निकालेंगे, इंटरनल एनर्जी के, तो इसलिए हमें इस डाटा से इंटरनल एनर्जी को निकालना होगा। तो डी क्यू की वैल्यू डी डब्ल्यू से माइनस हो जाएगी। अब हमारे पास जो ये रिलेशन हासिल होगा इसमें बच्चे हमारे पास दो टर्म्स हैं। एक है आपके पास डी क्यू, जिसके बारे में आपने पढ़ रखा है कि ये किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू टी डी एस के इक्वल होती है। इसी तरह जो हमारे पास दूसरी टर्म बचती है दैट इज योर डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू की अगर हम बात करें तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि ये इक्वल होती है पी डी वी के। ठीक है, कि ये जो आपके पास हीट का जो रिलेशन है वो टी डी एस के इक्वल होता है और जो हमारे पास वर्क का जो रिलेशन है वो बच्चे हमारे पास पी डी वी के, यानी ये वॉल्यूम प्रेशर वर्क होता है, उसके इक्वल होता है। तो जब आप इसे ये निकालते हैं तो ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल आती है इंटरनल एनर्जी की, जो कि होती है कि डी ई विल बी इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी के। अब यहाँ से अगर आप नोट करें तो आपको पता ही चलेगा कि यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी आपकी ई है ये बेसिकली बच्चों दो चीज़ों का फंक्शन है, क्योंकि ये चेंज डी जो है डी किसके लिए, स्मॉल चेंज के लिए होता है। तो हम ये कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी किन दो चीज़ों का फंक्शन है, एक आपके पास एंट्रोपी का और दूसरा आपके पास वॉल्यूम का। सो इंटरनल एनर्जी आपकी इन दोनों पर डिपेंड कर रही है, तो इस इक्वेशन के ऊपर हमें एक मैथमेटिक्स का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जो मैंने आपके लिए एक बॉक्स बनाया है, ये बॉक्स आपके मैथमेटिक्स के एक रूल को, जो कैलकुलस है मैथमेटिक्स में उसके अंदर ये एक रूल आता है, इसको पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा, फिर आगे से आप इस इक्वेशन को समझ सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि ये फार्मूला जो टोटल डिफरेंशियल है वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन z है और वो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, जैसे फर्स्ट किया यहाँ पे ये जो हमारे पास फंक्शन z है
ये दो वेरिएबल्स हैं जिनमें एक एक्स है और एक वाई है, इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप इसका टोटल डिफरेंशियल निकालेंगे, टोटल डिफरेंशियल निकालने का तरीकेकार क्या होगा कि इसमें आप देखेंगे कि जो आपकी z की वैल्यू है वो x और y दोनों के हवाले से कैसे चेंज होती है। तो इस जैसे भी हम इस फंक्शन को हम जैसे ही सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने का क्राइटेरिया क्या होगा कि पहले आपने ये जो फंक्शन है z, इसको पहले लेना है और एक दफा आपने इसको x के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। और दूसरी दफा आपने इसी z फंक्शन को y के अकॉर्डिंग लिखना है। तो जब आप इसको x के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आपने y को कांस्टेंट करना है, और जब आप इसको y के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आपने इसको x के अकॉर्डिंग कांस्टेंट करना है। और ये जो x की वैल्यू होगी जो डिनोमिनेटर में है वो इसके साथ ds की सूरत में आएगी। इसी तरह यहाँ पे जो y है आपका, यहाँ पे ये y आगे फर्दर चल के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों के दरमियान में प्लस आएगा, क्योंकि ये टोटल डिफरेंशियल है। तो टोटल डिफरेंशियल का यानी आपके पास अगर कोई फंक्शन z है और वो दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, तो इस इक्वेशन का टोटल डिफरेंशियल जब आप निकालते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, करली z ओवर करली x एट कांस्टेंट y डॉट डी एक्स प्लस करली z ओवर करली y उसके साथ एट कांस्टेंट x डॉट डी वाई। तो चूंकि आपके पास बच्चे ये वाली इक्वेशन हमारे पास आई है, और इस इक्वेशन को मैं आपके लिए दोबारा लिखती हूँ कि ये इक्वेशन आपके पास क्या है जी, कि डी ई जो है वो आपका किसके इक्वल आ रहा है। इस इक्वेशन को बच्चे हम देखते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के ऊपर आपने इस वाले फार्मूला के तहत इसको अप्लाई करना है। इसके अंदर आपका z फंक्शन किसके इक्वल हो सकता है, आप थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लें कि आपका z जो है अगर वो e है, x जो है वो आपका v है और y जो है वो आपका s है, ठीक है। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगी तो सॉल्व करने के नतीजे में आपके पास क्या चीज हासिल होगी, आपके पास हासिल ये होगा कि जैसे ये देखें कि ये इक्वेशन थी, इसमें z की जगह पे आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि e आ गया, x की जगह पे आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि v आ गया, y की जगह पे आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये s आ गया, ठीक है। अगेन x की जगह पे आप x का किसके इक्वल था, v के इक्वल था, यानी वॉल्यूम है आपका। इसी तरह प्लस का साइन आएगा और उसके बाद आपने इन तीनों की जगह पे अगेन इनकी वैल्यू को पुट किया तो आपके पास इस तरह की ये इक्वेशन हासिल होगी, जो कि आपके पास मैथमेटिक्स में कैलकुलस का रूल है कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है और वो एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड करे तो उसके ऊपर हमें टोटल डिफरेंशियल का फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो जब आपने इस इक्वेशन को अप्लाई किया तो आपके पास इक्वेशन सॉल्व होके इस फॉर्म में इस तरह से आपको हासिल हो गई, ठीक है। तो अब आपने ये देखा कि यहाँ पे आपने इस पूरी ई की जगह पे इसकी वैल्यू लगा दी, और इसके बाद आप ये देखते हैं कि ये ई आपका किसके इक्वल है, इट विल बी इक्वल टू योर टी डी एस माइनस पी डी वी के। अब आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट स्टेप में इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है, ठीक है। तो जब आप इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगी तो कंपेयर करते वक्त आपने ये नोट करना है, कंपैरिजन में बेसिकली बच्चे क्या किया जाता है, कंपैरिजन में हम ये करते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर आप नोट करें कि ये आपका dv है, ठीक है, तो आप ये इसको समझ सकते हैं कि ये dv इस dv के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपका ये ds इस ds से कैंसल आउट हो जाएगा। तो पीछे आप नोट करें कि करली e ओवर करली v एट कांस्टेंट s ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका, इट विल बी इक्वल टू योर माइनस p के, क्योंकि dv आपका इस dv की टर्म के साथ था तो इधर पीछे क्या बच गया, माइनस पी, ठीक है। इसी तरह अगर आप इस इक्वेशन को अलग करके लिखें तो ये आपके पास करली ई ओवर करली एस एट कांस्टेंट वी होगा, और ये किसके इक्वल हो रहा है, आपका टी के इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास इनकी कंपैरिजन की वैल्यूज आपको हासिल हो जाएंगी, ठीक है। अब ये वाला जो बच्चे मैंने आपको टोटल डिफरेंशियल का रूल समझाया है, ये रूल आपने बकिया तीन फंक्शंस जो आगे अभी आप मजीद आगे पढ़ेंगी तब आपको समझ आएगी कि आपने उस पर भी अप्लाई करना है। तो मैं आगे चल के आपको ये वाला रूल अगेन नहीं समझाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। तो आपने इसी को ही स्टैंडर्ड बनाते हुए आगे आपने फर्दर डिफरेंट इक्वेशंस के लिए भी यहाँ से वैल्यूज़ को निकालना है। अब यहाँ पे बच्चे आपने इस इक्वेशन में दो तरह के मैथमेटिक्स के रूल पढ़ने हैं। एक रूल आपने पढ़ा जिसको हमने नाम दिया टोटल डिफरेंशियल का। इसके बाद बच्चे आपने एक दूसरा रूल अप्लाई करना है जिसको बच्चे हम बोलते हैं मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वलिटी, ठीक है। ये कब अप्लाई किया जाता है कि कैलकुलस के अकॉर्डिंग, कि अगर आपके पास कोई ई जो है यानी इंटरनल एनर्जी है और ये जो है वो दो वेरिएबल्स जो कि एस और वी हैं, और वहाँ पे ये वेल बिहेव्ड फंक्शन और कॉन्टिन्यूस सेकंड डेरिवेटिव हम इसके ऊपर अगर अप्लाई करें
तो वहां पे इनके मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू इक्वल होती है। यानी आपके पास जो ये इक्वेशन आई है, जिसमें ये इक्वेशन क्या थी कि ये इक्वेशन थी आपकी कर्ली ई ओवर कर्ली वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। इसी तरह ये इक्वेशन थी कर्ली ई ओवर कर्ली एस एट कांस्टेंट वी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव। अब मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव लेने का तरीकेकार क्या होगा कि ये जो इक्वेशन आपकी पहले से है, इसकी आपने फर्दर क्या करनी है, आपने फर्दर इसका मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। अब ये मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव हम किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो बच्चे अगर आप नोट करें तो आपके पास दो चीजें हैं, एक वॉल्यूम है और एक आपके पास एंट्रोपी है। तो अगर ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट है तो इसके वक्त आपने यहाँ पे क्या ले लेना है, इसको आपने फर्दर जो इसका डेरिवेटिव लेंगे वो आप इसका एंट्रोपी के अकॉर्डिंग लेंगे। तो अगर यहाँ पे आपके पास ये ऑलरेडी एंट्रोपी की टर्म में था, तो आपने इसका डेरिवेटिव किसके अकॉर्डिंग लेना है, v यानी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लेना है। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है सेकंड डेरिवेटिव की। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगी, सॉल्व कैसे करेंगी कि अगर आप यहाँ देखें कि कर्ली ई ओवर कर्ली वी एट कांस्टेंट एस किसके इक्वल है, आपका माइनस पी के इक्वल है। यानी ये पूरी टर्म आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी ये पूरी टर्म किसके इक्वल आ रही है, ये टर्म आपकी इक्वल आ रही थी माइनस पी के। तो आपने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस वैल्यूज को मैं नीचे लेके जाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये वाली टर्म कि आपने यहाँ क्या देखा कि आपने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, इन द सेम वे इस पूरे डाटा की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट किया। तो ये इक्वेशन आपके पास हासिल हो गई कि कर्ली, और उसके बाद चूंकि ये माइनस पी था, ये माइनस पी ऐसे ही आ जाएगा और ये कर्ली ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने इक्वल का साइन लगाया, इसके बाद ये कर्ली टी है और यहाँ पे ये क्या है, कर्ली बी है। अच्छा, अब आपने एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना, वो क्या है कि यहाँ पे हमने किसी भी किस्म की कोई ब्रैकेट नहीं लगाई, जबकि यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट में इनक्लोज करके यहाँ पे हम वी लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वी लगाने की रीजन क्या है, वी आपके पास बच्चे बेसिकली क्या था, वॉल्यूम था, ठीक है। और एस यहाँ पे आपके पास क्या था, दैट इज योर एंट्रोपी। तो बच्चे ये जो है वो आप कह लें कि ये इसी का ही हिस्सा है कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि आपने ये नहीं कहना कि यहाँ पे आपने माइनस पी तो लगा दिया तो यहाँ से आपकी ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। तो बच्चे ये मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे कि यहाँ पे ई बच्चों बेसिकली फंक्शन था दो चीज़ों का, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ों का फंक्शन था, एक आपके पास ये फंक्शन था, यहाँ पे अगर आप नोट करें पीछे, तो आपने पढ़ा था कि ई आपके पास दो चीजों का फंक्शन है, किसका, एक वॉल्यूम का और एक एंट्रोपी का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने कहा कि ई आपके पास फंक्शन था दो चीजों का, एक वॉल्यूम का और एक एंट्रोपी का। तो वॉल्यूम तो इसके अंदर यूटिलाइज हो गया, ठीक है। यानी अगर आपने यहाँ पे नोट करें, सॉरी यहाँ पे ये क्योंकि हम इस इक्वेशन की डेरिवेशन जो है वो किसके अकॉर्डिंग करें, विद रिस्पेक्ट टू देयर एंट्रोपी। तो अगर एंट्रोपी के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, v आएगा, क्योंकि आपने अभी कहा कि e जो है वो दो चीजों का फंक्शन था, किसका, एक एंट्रोपी का और एक v का। तो जब आपने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी तो आपने ये देखा कि आपने अब इस इक्वेशन की जब डेरिवेटिव ले रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव जब आप इसका लेंगे तो ये आपके पास जो एंट्रोपी की इक्वेशन है, तो यहाँ तो एंट्रोपी इधर आ गई, तो दूसरा जो आपका वेरिएबल होगा वो आपका एक कांस्टेंट फैक्टर बन जाएगा, जिसको आपने वॉल्यूम की सूरत में यहाँ पे मेंशन करना है। इसी तरह जब आपकी ये वाली इक्वेशन सॉल्व होगी तो ये सॉल्व होने के बाद चूंकि इस पॉइंट पर आपका वॉल्यूम आ चुका है, अभी आपने पढ़ा कि ई जो इंटरनल एनर्जी है वो आपके पास दो चीजों का फंक्शन थी, वॉल्यूम का और एंट्रोपी का। चूंकि आपने इस पूरे की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी है, तो अब आपके पास पीछे इक्वेशन में दो चीजें बची कि एक तो आपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं, तो जब वॉल्यूम के अकॉर्डिंग करेंगे तो डेफिनेटली ये तो कांस्टेंट नहीं बन सकता। तो आपका नेक्स्ट कांस्टेंट क्या होगा, दैट विल बी योर एंट्रोपी, जिसको आपने किससे रिप्रेजेंट करना है, एस की सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। सो आप ये कहेंगे कि जो आपके पास करली पी ओवर करली एस और वी है, ये आपके पास क्वांटिटी आप इजीली मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये जो टेम्परेचर ओवर वॉल्यूम एट कांस्टेंट एंट्रोपी है, ये क्वांटिटी मेजर नहीं की जा सकती और इसको आप एक्सपेरिमेंटली भी डिटरमिन नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास इक्वेशन की ये वाली एक साइड मालूम हो जाएगी इजीली, तो डेफिनेटली दूसरी की वैल्यू भी इसी के ही इक्वल होगी। तो इस तरह से ये मैक्सवेल रिलेशन हमारे लिए हेल्पफुल होता है कि वो क्वांटिटीज जिसको आप
डिफिकल्ट होता है जिनको मैयर करना, उसमें जो इजीली मैयरेबल क्वांटिटी होती है उसके जरिए आप इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही बात हमने इस इक्वेशन की स्टार्ट में भी की थी कि हमने कहा था कि ये मैक्सवेल रिलेशन उन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वांटिटीज के लिए फायदेमंद होते हैं जिनको नॉर्मली आप मैयर नहीं कर सकते, जिनको मैयर करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। और इनको इसके मुकाबले में जो क्वांटिटी इजीली मैयर हो सकती हैं उसकी मदद से हम इन जो डिफिकल्ट मैयरेबल क्वांटिटीज है इनको आप डिटरमिन कर सकते हैं। तो पहला आपने रिलेशन किससे निकाला? आपने पहला रिलेशन निकाला था इंटरनल एनर्जी से। अब बच्चों हम अपना सेकंड रिलेशन निकालेंगे किसके साथ? इंथैल्पी के साथ। तो इन मेथड्स में जो आपने टेक्निक्स अप्लाई की है यही टेक्निक्स आपने बकिया तीनों फंक्शंस के लिए भी अप्लाई करनी है। अब इंथैल्पी के बारे में आपने इसको कैसे निकालना है कि इंथैल्पी आप जानते हैं कि ये किसके इक्वल होती है? इट विल बी इक्वल टू योर एच। और इंथैल्पी के लिए एक जो फेमस या वेल नोन इक्वेशन है वो क्या होती है कि इट विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सो अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो ये आपका इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आपने इसकी वैल्यूज को पुट किया तो ये इक्वेशन आपके पीछे से जब सॉल्व होगी तो ये आपकी इक्वेशन जो है वो टी डी एस प्लस वी डी पी के इक्वल हो जाएगी। ये कैसे निकाली हमने इक्वेशन, ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अभी आपने यहाँ पीछे देखा था कि डीई की वैल्यू आपके पास इसी स्टेप में देखें तो यहाँ से आपके पास ये डीई की वैल्यू किसके इक्वल थी? डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू के। तो यहाँ पे आपके पास डीई का एक तरह का रिलेशन आपको यहाँ पे हासिल हो गया था कि इसमें आपने क्या किया था? डी क्यू किसके इक्वल था? टी डी एस के। और प्रेशर वॉल्यूम वर्क के वर्क इक्वल था। तो यहाँ से आपको बच्चे डीई की वैल्यू हासिल हो गई थी। तो जब आपके पास ये डीई की वैल्यू आपको हासिल हो जाएगी तो आप ये कर सकते हैं कि आप इस यहाँ पे इस रिलेशन को दोबारा लिखें और इस इक्वेशन को अंदर आपने क्या किया? आपने इस इक्वेशन के अंदर इन तमाम वैल्यूज को पुट करना है। तो इसको बच्चे हम लिखते हैं डी एच और इसी तरह हम इसको लिख देते हैं डी ई। और यहाँ पे डी लिख के आप इसके बाहर जो है वो ब्रैकेट लगा लें और ये जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। और जैसे ही ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपने क्या करना है? इस फार्मूला में ये जो आपके पास डीई दिया हुआ है इस डीई की जगह पे आपने इस डीई की जो पूरी वैल्यू आपको गिवन है इसकी वैल्यू को आपने पुट कर देना है। तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो पुट करने के नतीजे में आपके पास डी एच किसके इक्वल हो जाएगा? यानी अगर आप इसी इक्वेशन को मैं दोबारा लिखूं आपके सामने तो आपने ये करना है कि आपने इस डीई की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डीई इट विल बी इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। ठीक है। और अगर आप इस डेरिवेटिव को ओपन करें तो बच्चे इस डेरिवेटिव को हम दो तरह से ओपन कर सकते हैं। एक दफ़ा ये क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू योर पी डी वी। और नेक्स्ट टाइम ये क्या होगा? प्लस वी डी पी। ये बच्चे यहाँ पे आएगा। और ये करने के बाद आप इस इक्वेशन में नोट करें तो प्लस का पीडीवी माइनस के पीडीवी से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका डीएच किसके इक्वल हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू योर टीडीएस प्लस वीडीपी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों टर्म एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है। तो ये स्टेप चले नीचे हुआ हुआ था, बहरहाल चले हमसे दोबारा हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है कि ये आपके पास एक इक्वेशन निकल आई कि आपके पास उन्होंने कहा कि जो डी एच की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है? इट विल बी इक्वल टू योर टी डी एस प्लस वी डी पी के इक्वल आ रही है। ठीक है। यही इक्वेशन इसी तरह की बच्चों आपने कहाँ पे निकाली थी? ये आपने सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने एक पहले एक इक्वेशन निकाली थी और इसके ऊपर आपने सबसे पहला रूल कौन सा अप्लाई किया था
इट विल बी योर फार्मूला ऑफ टोटल डिफरेंशियल। और अभी मैंने कहा था कि मैं टोटल डिफरेंशियल को सिर्फ एक दफ़ा एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद आपने इसी मेथड को आपने इसके सेकंड रिलेशन के लिए भी अप्लाई करना है। तो जब आप इसके ऊपर टोटल डिफरेंशियल के मेथड को अप्लाई करेंगे तो उससे आपके पास ये वाली इक्वेशन हासिल हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेना है, यानी ये डीएस इस डीएस से कट जाएगा तो इक्वेशन का इतना पार्ट टेम्परेचर के इक्वल होगा। इसी तरह यहाँ पे इसका डीपी इस डीपी से कैंसिल आउट होगा तो आपकी इक्वेशन का ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद अगेन यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला हमने अप्लाई किया, दैट विल बी द फार्मूला ऑफ मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव। तो आपने इन इक्वेशन में अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले इन दोनों को, जो आपके मैंने फर्स्ट पार्ट में डिटेल में एक्सप्लेन किए थे, वो मैं अब आपको अगेन एंड अगेन एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये चीज़ें मैंने डिटेल में आपको स्टार्ट में एक्सप्लेन कर दी थी। तो पहले आपने टोटल डिफरेंशियल को समझना है, इसके बाद आपने मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव को समझना है। तो आपने क्या करना है कि जो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव है इसके सेकंड रिलेशन के लिए जब आपके पास ये इक्वेशन यहाँ तक हासिल हो जाएगी तो जब आप इसको सेकंड पार्ट के लिए आप एक तरह से इसकी सेकंड डेरिवेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो आपके पास इक्वेशन पहले से दी गई है दैट इज कर्ली एच ओवर कर्ली एस एट कांस्टेंट पी। अब इसकी आप डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर कर रहे हैं और सेकंड के लिए आप विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी कर रहे हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन जो आपको हासिल हुई थी इसमें जो आपकी इंथैल्पी है ये बेसिकली एक फंक्शन है और ये दो चीज़ों का फंक्शन था। किन दो चीज़ों का, एक आपके पास एंट्रोपी है और दूसरी चीज़ आपके पास क्या है, दैट विल बी योर प्रेशर। ठीक है, तो जब आपके पास आप इसको नोट करें तो ये आपके पास प्रेशर और एंट्रोपी का रिलेशन है। तो यहाँ पे अभी हमने कहा कि इस पॉइंट तक आते हुए आपके पास ब्रैकेट नहीं होती, तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि हमने अभी ये बात नोट की कि आपके पास जो इंथैल्पी थी वो दो चीज़ों का फंक्शन थी, एक प्रेशर का और एक एंट्रोपी का। तो क्योंकि आप प्रेशर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो ये जो सेकंड डेरिवेशन है जिसको हम मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव का नाम दे रहे हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रेशर है, तो जो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव इसका बच जाएगा इट विल बी योर एंट्रोपी। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के बाहर अकॉर्डिंग टू देयर मैथमेटिक्स रूल ये आपने याद रखिएगा कि आपने इसके बाहर क्या लगाना है, एंट्रोपी एस लगाना है। इन द सेम वे अभी अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पे ये एंट्रोपी के अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो अब इसका सेकंड जो फंक्शन होगा, सॉरी सेकंड जो आपका वेरिएबल होगा प्रेशर, उसके अकॉर्डिंग ये आपको इक्वेशन हासिल होगी और ये आपके पास बच्चों मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपने जो आपके पास थर्ड टर्म थी कि पहली टर्म आपने क्या पढ़ी थी इसकी, आपने इंटरनल एनर्जी के अकॉर्डिंग भी देख ली, उसके बाद आपने इसका सेकंड रिलेशन अकॉर्डिंग टू देयर इंथैल्पी भी देख लिया। अब हम इसका थर्ड वन पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ठीक है, तो जब आपके पास ये हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होगी, तो जब बच्चे आपके पास ये हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होगी तो इसको अगर आप देखें, ये बच्चे आपके पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की इक्वेशन है, ये आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुकी हैं कि ये आपके पास इक्वल होती है इंटरनल एनर्जी माइनस टेम्परेचर विद एंट्रोपी। ठीक है, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट करके आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह की हासिल हो जाएगी और यहाँ पे आप डी को एक दफा एस के साथ लिखेंगे और एक दफा डी को आप टेम्परेचर के साथ लिखेंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अगेन आपने इंटरनल एनर्जी की वैल्यू पहले दो रिलेशन के लिए जो निकाली थी इसकी जगह पे इस एंट्रोपी इंटरनल एनर्जी की जगह पे आपने इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। पुट करने के बाद आपके पास जो ये इक्वेशन हासिल होगी इसमें प्लस टी डी एस माइनस टी डी एस के इक्वल होगा, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपके पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जो ए है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, माइनस पी डी वी अगेन माइनस एस डी टी के। अब यहाँ नोट करें कि ये आपके पास a जो है वो एक फंक्शन है और ये दो वेरिएबल्स हैं जिनमें एक आपके पास वॉल्यूम है और एक आपके पास टेम्परेचर है, इसके इक्वल है। ठीक है, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, तो इसके ऊपर आपने सबसे पहला जो फार्मूला अप्लाई करेंगे अगेन टोटल डिफरेंशियल का, और टोटल डिफरेंशियल अप्लाई करने के बाद आपके पास ये ऊपर वाली इक्वेशन इस तरह से कुछ आपको हासिल हो जाएगी। जब आपके पास यहाँ तक ये पार्ट हासिल होगा तो आपका ये वॉल्यूम का पार्ट इस वॉल्यूम से कैंसिल आउट होगा क्योंकि आपकी इक्वेशन कंपैरिजन में आ रही है, तो पीछे क्या बच रहा है, इसके माइनस पी। इसी तरह ये जो डी टी है जब इस डी टी से कैंसिल आउट होगा तो ये टर्म आपकी माइनस एस के इक्वल हो जाएगी। अब अगेन जो पिछले दो स्टेप में आपने पढ़ा, अब यहाँ पे भी अगेन आपने
कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है मैथ का, सेकंड वाला, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव, यानी आपके इस डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव लिया जा रहा है। इसलिए अगर आप नोट करें तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन में ये डिटेल में लिखा हुआ है कि जो मैक्सवेल रिलेशन है, दीज आर दी सेट ऑफ फोर फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक इक्वेलिटीज होती हैं, जिसको हम किससे डिराइव करते हैं, फ्रॉम दी सिमेट्री ऑफ दी सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव। सेकंड का मतलब ये होता है कि आपने पहले एक दफा सिंपल डेरिवेशन की, उसके बाद आपने सेकंड टाइम भी इसका डेरिवेटिव लिया है। तो ये आपके पास दो तरह की डेरिवेशन थी, जिसमें एक आपने टोटल डिफरेंशियल को अप्लाई किया और सेकंड में आपने मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव के फार्मूला को अप्लाई करना है। तो ये आपने एक दफा अगर समझ लिया तो आपकी ये बकिया तमाम तीनों जो रिमेनिंग इक्वेशंस रह जाएंगी उनके ऊपर भी एग्जैक्टली ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि कंपैरिजन करने के बाद आपके पास जो आपने मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव की जब ये इक्वेशन होगी, तो आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं। किसका सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं बच्चे, कर्ली ए ओवर कर्ली बी एट कांस्टेंट टी। सेकंड डेरिवेटिव इसका विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर होगा और इसका सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम होगा। तो इस पूरे की जगह पे इसकी वैल्यू को आपने पुट कर देना है, जो कि ये माइनस पी हो जाएगा। इसी तरह इसकी जगह पे आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है, तो ये माइनस एंट्रोपी हो जाएगी। और यहाँ तक आपके पास ये जो इक्वेशन हासिल होगी, तो यहाँ पे आपने ये नोट करना है कि ये जो इक्वेशन है, अब आपकी ये जो इक्वेशन थी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, जिसको आपने ए कहा कि ये बच्चों दो चीज़ों का फंक्शन थी, एक टेम्परेचर का और एक वॉल्यूम का। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप ले रहे हैं, तो अब इसका कांस्टेंट फैक्टर क्या बनेगा, वॉल्यूम, और सेकंड टाइम पे ये क्या बन जाएगा, टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बच्चों आपके पास मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन हासिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चे आपके पास अगेन आप देखें तो ये आपके पास मैक्सवेल की जो फोर्थ टर्म है, कि आपने टोटल चार चीजें पढ़ी थी। पहली आपने क्या पढ़ी थी, इंटरनल एनर्जी। सेकंड आपने क्या पढ़ा, इंथैल्पी से। थर्ड आपने रिलेशन पढ़ा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी से। एंड द लास्ट वन विल बी योर गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको बच्चे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइन ऑफ जी से। ठीक है, और इसके अंदर आपने सेम इसी मेथड को ही अप्लाई करना है और गिब्स फ्री एनर्जी की जो मोस्ट कॉमन या जो मोस्ट फेमस इक्वेशन है उसको आपने अप्लाई करके वहां से रिमेनिंग रिलेशन निकालना है। अब आपने ये पढ़ा है कि जी गिब्स फ्री एनर्जी आपकी इक्वल होती है एच माइनस टी एस के। तो आपने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेना है। तो डिफरेंशिएट जब आप करेंगी तो आपके पास डी जो है वो एक दफा टेम्परेचर के साथ आ जाएगा और एक दफा आपका एस के साथ आ जाएगा। और उसके बाद आपने डी एच की वैल्यू पुट करनी है। डी एच की वैल्यू आपकी सेकंड रिलेशन में मौजूद है, तो वहां से आपने इसकी वैल्यूज को लिखा यहाँ पे और इसकी जगह पे आपने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी। ये प्लस का टीडीएस माइनस के टीडीएस से कैंसिल आउट होगा, तो अब आपकी ये रिमेनिंग इक्वेशन इस तरह से कुछ हासिल होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि जी जो है ये बेसिकली दो चीजों का फंक्शन है। वन विल बी योर प्रेशर एंड अदर विल बी योर टेम्परेचर। अब इस बात को याद रखिएगा। और इसके बाद जहां तक जैसे ही आप इस पार्ट तक पहुंचते हैं, इसके बाद आप इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स का, जिसको हम बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल। तो जब आप टोटल डिफरेंशियल को अप्लाई करेंगे तो आपकी ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इतने पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बाद आपने इसके dp को dp से कैंसिल आउट करना है। इसी तरह इसके dt को इसके dt से कैंसिल आउट करेंगे, तो आपकी ये दो इक्वेशन इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगी। अब आपके पास आपने अप्लाई करना है मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव के फार्मूला को। और मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं कि ये जो आपकी इक्वेशन है इसके हम आगे सेकंड डेरिवेशन परफॉर्म करते हैं। तो जब आप इस इक्वेशन का सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव लेते वक्त आपने इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या आती है v, और इसकी इतने पार्ट की वैल्यू क्या आ रही है आपकी माइनस एस। तो यहाँ पे आपकी ये इक्वेशन कर्ली v ओवर कर्ली t विल बी इक्वल टू माइनस कर्ली एस ओवर कर्ली p हो जाएगी। लेकिन आपने ये बात अभी नोट की थी कि यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे जी आपके पास दो चीजों का फंक्शन है, वन विल बी योर वॉल्यूम एंड अदर विल बी योर टेम्परेचर। तो जब सॉरी वॉल्यूम नहीं है, ये आपका प्रेशर और टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये दो चीजों का फंक्शन है, जिसमें अगर आप नोट करें पहले स्टेप में आप इस इक्वेशन की डेरिवेटिव परफॉर्म कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दियर टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर आ रहा है तो डेफिनेटली ये तो कांस्टेंट नहीं हो सकता, तो सेकंड कांस्टेंट फैक्टर आपका प्रेशर ही होगा। तो अगर आप इस पार्ट पे इसकी डेरिवेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दियर प्रेशर, तो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव होगा, जो आपके पास टेम्परेचर था, वो आपका कांस्टेंट बन जाएगा। और ये आपके पास मैक्सवेल की फोर्थ रिलेशन जो है वो आपको हासिल होगा। ये जो साइंटिस्ट थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इन्होंने इन चार मैथमेटिकल रिलेशन को सबसे पहले 1870 में
अपनी इनकी बुक थी थ्योरी ऑफ हीट। यहाँ पे आई थिंक ये वर्ड रह गया, इन हिज मोस्ट फेमस बुक ऑफ थ्योरी ऑफ हीट इन 1870 में इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया। इन रिलेशंस के जरिए आपने अभी स्टार्ट में पढ़ा था कि आप इसे क्या मालूम कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज को मैयर कर सकते हैं जिनको आप नॉर्मल हालात में मैयर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे ऊपर आप रिलेशन में क्या पढ़ रहे थे कि करली एस ओवर करली पी एट कांस्टेंट बी, उसको आप नॉर्मली मैयर नहीं कर सकते, लेकिन जिसकी जो वैल्यू है इसको आप हासिल कर सकते हैं जो आपके पास सेकंड जो इसका मेजरेबल फैक्टर होगा उसके जरिए। अब बच्चे आपके पास ये जो टोटल चार इक्वेशंस ये वाली हासिल हुई हैं, इन चारों रिलेशंस को अगर आप डिराइव करने बैठते हैं तो अगर आपको कहीं पर डाउट हो कि आया आपकी ये इक्वेशन सही है या नहीं है, या इनमें आपको कोई डाउट रह जाए, तो इसके लिए बच्चों एक मैथमेटिक्स की फार्मूला है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए एक हम छोटी सी रेक्टेंगल बनाएंगे, और ये बच्चों आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपकी किसके लिए है, ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि आपका कोई रिलेशन है वो गलत ना हो रहा हो, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं इस मेथड से। तो ये सिर्फ आपकी रिमेम्बरेंस के लिए और आपकी एक ट्रिक के लिए है कि आपको पता चल जाए कि आपकी जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो क्या, उसमें किसी किस्म का कोई मिस्टेक का फैक्टर तो नहीं आ गया। तो इसके लिए आपने पहले एक टर्म याद करनी है जिसके अंदर है कि जो गुड प्रोफेसर हैव स्टडीड अंडर अ वेरी फाइन टीचर। तो हर एक का आपने पहला पहला अल्फाबेट लेना है और एक आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद जिसका पहला फैक्टर है जी लिखना है, प्रोफेसर का पी आप इधर लिखेंगे, हैव का एच यहाँ लिखेंगे, स्टडीड का एस यहाँ लिखेंगे, अंडर का यू इधर ले जाएंगे, वेरी का वी, फाइन का एफ और टीचर का टी इधर ले जाएंगे। बस आपने ये याद रखना है कि इस रेक्टेंगल में आपने गुड प्रोफेसर का जो जी है वो आपने इसकी ऊपर से यानी इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आपका ये ड्राइव हो जाएगा तो ड्राइव करने के बाद आपने ये दो एरो लगाने हैं, और एरो पहले आपने कोशिश करनी है ये डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। तो जैसे ही ये डाउनवर्ड से अपवर्ड में जाएंगे तो डाउनवर्ड का मतलब होगा कि जो नीचे वाली वैल्यू है यानी जो इस एरो की जो टेल है, टेल वाली फैक्टर को आपने ऊपर लिखना है करली वी, और ये एरो कहाँ जा रहा है, ऊपर यहाँ पे जाके एंड हो रहा है तो इसके नीचे क्या होगा करली टी। अब आपने क्या करना है, इसी एरो की जो टेल वाला फैक्टर है क्योंकि आपने स्टार्ट यहीं से लिया, तो आपने इसकी क्रॉस में ये एरो लगाना है इस साइड पर। तो ये आपका किससे मिल रहा है, पी से मिल रहा है, तो ये एट कांस्टेंट पी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे एरो लगा रहे हैं तो ये आपके पास करली एस हो जाएगा, और ये एरो का हेड कहाँ पे आ रहा है, पी पर आ रहा है, तो ये करली एस ओवर करली पी होगा। इसी तरह इस एरो को आपने डायगोनल भी लगाना है, तो ये डायगोनली किस पर मिल रहा है, जाके टेम्परेचर पे। तो जो डायगोनली मिलेगा उसको बच्चे आपने क्या करना है, उसका आपने टेम्परेचर एट कांस्टेंट फैक्टर पर बना देना है। तो ये आपके पास मैक्सवेल का एक रिलेशन हासिल हो जाएगा। और जैसे ही आपके पास ये रिलेशन का फैक्टर हासिल होगा तो इसमें एक माइनस साइन की ट्रिक है, वो भी मैं अभी आपको लेटर ऑन बताती हूँ कि आपने माइनस साइन किसके साथ लगाना है, ठीक है। इसके बाद सेम इसी मेथड को आपने अप्लाई करना है। पहले आपने क्या किया था, वही रेक्टेंगल थी, इन एरो को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया। अब आपने इन एरो को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना है, तो जब डाउनवर्ड लगाएंगे तो अगेन आपने यहाँ पर किससे स्टार्ट करना है, इसकी टेल से। याद रखिएगा जहां पे आपके एरो का टेल होगा वहां से आप स्टार्ट करेंगी। तो ये आपके पास होगा करली पी ओवर करली एस, और डायगोनली ये आपका किससे मिल रहा है, वी से मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एट कांस्टेंट वी के। इसी तरह इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये क्या होगा करली टी ओवर करली वी, और ये आपका डायगोनली किससे मिल रहा है, एस से मिल रहा है, तो ये आपके पास एस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक टर्म जो यहाँ पे याद रखनी है कि जहां भी आपके पास P और S इकट्ठे आ जाएं, ठीक है, जहां भी एस पी कह लें पी एस कह लें, जहां भी ये इकट्ठे होंगे इनके साथ आपने माइनस का साइन आपका इंट्रोड्यूस होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आप अपने नेक्स्ट रिलेशन की जानिब जाएं तो पहले आपने दोनों एरो डाउनवर्ड लगाए फिर अपवर्ड लगाए, अब आपने इसको पैरेलल डायरेक्शन में लगाना है। ये आपकी रेक्टेंगल की जो ओरिएंटेशन है वो सेम है, इसको आपने चेंज नहीं करना। इसके बाद आपने क्या देखा कि आपने जब इसको अप्लाई करना है तो यहाँ आपके एरो की डायरेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस साइड से।
और ये आपके पास कर्ली टी होगा। एंड किस पे हो रहा है? कर्ली पी पे। और इसी एरो जहां पे आपकी टेल है इसी को आपने डायगनली लगाना है, तो ये आपका एट कांस्टेंट एस हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो इस एरो के अकॉर्डिंग ये आपका कर्ली वी ओवर कर्ली एस होगा, और ये एट कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? ये बच्चे आपका डायगनली किससे मिल रहा है? पी से मिल रहा है, तो ये आपका डायगनली इससे रिलेटेड होगा। इसके बाद आपने इसी के लिए नेक्स्ट, आपने पहले एरो जो है वो पैरेलल डायरेक्शन में लगाए थे, अब आप इन दोनों एरो की डायरेक्शन को चेंज करेंगे और इसके बिल्कुल 180 डिग्री के ले जाएंगे। और इसके बाद आपने इन रिलेशंस को लिखना है। तो जब आप इन रिलेशंस को लिखेंगी तो आप देखें यहाँ आपके एरो की टेल पी से स्टार्ट हो रही है, तो ये कर्ली पी एंड किस पे हो रही है? कर्ली टी पे। इसको जब आप डायगोनली मिलाएंगे तो ये एट कांस्टेंट वी हो जाएगा। इसी तरह आपने जब इस एरो के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये कर्ली एस ओवर कर्ली वी होगा। डायगोनली ये टेम्परेचर से मिल रहा है, तो ये एट कांस्टेंट टी होगा। और ये आपके पास मैक्सवेल के चारों रिलेशंस की इक्वेशन को वेरीफाई करने की जो ट्रिक है वो आपकी काम कर जाएगी। और इसके अंदर आपको मैंने थोड़ी सी गाइडलाइन ये देनी है कि आप अगर चाहें तो एग्जाम में ये जो आपके पास जो मैंने बड़े बड़े बॉक्सेस बनाए हैं ये वाले टोटल डिफरेंशियल, और ये जो आपके पास मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव है, इनको आप मत लिखिएगा। इनको अगर आप चाहें तो आप रफ पार्ट पे साइड पे करके लिख लीजिएगा, लेकिन डेरिवेशन के अंदर आपको इसको लिखने की या मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह इन ट्रिक्स को भी नहीं लिखना है। तो ये इक्वेशन मुश्किल नहीं है, बस आपने एक दफा इसको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। और उम्मीद है आपको इन तमाम चीजों की समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको इस हवाले से कोई कंफ्यूजन हुई तो बच्चों आप बताइएगा, इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।